नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई जीवात पर। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट टॉपिक तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करते हैं और इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से गुलाम वंश और खिलजी वंश, इन 2 वंशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद वंश और लोदी वंश को एक ही साथ देख लेंगे। तो आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय का शासन करने वाला कौन सा राजवंश है? तुगलक वंश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो गाजी मलिक, जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, ये इस वंश का संस्थापक था। तो अब हम गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा। इसने 5 वर्षों तक शासन किया। तो गाजी मलिक ने, इसका नाम क्या था? गाजी मलिक। बाद में इसने अपना नाम बदलकर गियासुद्दीन तुगलक कर लिया। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। तो कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया था। अब हम इसके कार्य देख रहे हैं। तो कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया था और संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया था। और इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया था। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। तो गियासुद्दीन तुगलक के अन्य कार्य भी देख लेते हैं। तो इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया। मतलब कि इससे ऊपर लगान नहीं लिया जा सकता, या तो 1/10 लिया जाएगा या 1/12। इसने सीमा निर्धारित कर दी कि इससे ज्यादा लगान नहीं लिया जाएगा। और गियासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी थी। हमने पीछे खिलजी वंश में पढ़ा था ना कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या किया था कि जिसके पास ज्यादा जमीनें थी उसने कर लगाकर जमीनें ले ली थी। पर गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि अमीरों को उनकी भूमि पुनः लौटा दी थी। याद रखिएगा। और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। और इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। तो हमने पढ़ा था ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कि सैनिकों के चेहरे का स्केच बनाने की प्रथा चलाई थी। तो गियासुद्दीन तुगलक ने भी इस प्रथा को जारी रखा, यानी कि इसने भी घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को प्रभावी रूप से लागू किया। उसके बाद हम इसके सैन्य अभियान देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तेलंगाना विजय। तो जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। तो यही गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पहले नाम क्या था? जूना खां। और इसी के नेतृत्व में गियासुद्दीन तुगलक की सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। तो अगला अभियान है तिरहुती विजय, यानी कि मंगोलों पर विजय। तो उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। तो 2 अभियानों के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया। और जब यह बंगाल अभियान से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दें। तो जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, इनकी प्रख्याति काफी फैल रही थी। तो गियासुद्दीन तुगलक ने उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए कह दिया। तो इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, जिसका मतलब है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और आप देखते हैं कि आज भी इस वाक्य को मुहावरे के रूप में यूज किया जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि मंजिल अभी दूर है। ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और जब निजामुद्दीन औलिया ने यह वाक्य कहा तो जो गियासुद्दीन तुगलक है ना, वो दिल्ली वापस नहीं लौट पाया। आप देखेंगे बंगाल अभियान से ये वापस आ रहा है और रास्ते में इसकी मौत हो जाएगी। ये दिल्ली वापस नहीं लौट पाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो अब हम देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। तो जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गियासुद्दीन प्रवेश करते हैं और वही महल उनके ऊपर गिर जाता है, जिस कारण महल के अंदर दबकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहां पर हो जाती है? तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर में महल के नीचे ये दबकर मर जाते हैं। महल क्या होता है? एक तंबू सा बनाया होता है। जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब राजा किसी युद्ध के लिए जाते थे तो बीच में उनका पड़ाव लगता था ना, तो तंबू टाइप बनाया जाता था। तो उस तंबू के गिर जाने के कारण गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई और माना जाता है कि षड्यंत्र रचा गया था गियासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए। तो गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा बना है वो कहां पर बना है? तुगलकाबाद में बना है। यह भी पूछा गया है कि गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहां पर है? तुगलकाबाद में। तो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, जिसे
मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में से सर्वाधिक विद्वान था। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा बेवकूफ भी यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे सोपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी योजना बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या होगा ये लागू कर देता था। इसको कोई भी सपना आया तो ये अगले दिन उसको लागू कर देगा। मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ये नहीं सोचता था कि उसका परिणाम क्या होगा, बस ये योजनाओं को लागू कर देता था। और इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था, यानी कि जनता का रक्त चूसने वाला। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो आगे अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम देख लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत, कौन कौन से अभियानों की शुरुआत इसने की थी। तो 6 योजनाओं की शुरुआत इसने की थी जो कि पूरी तरह से असफल रही थी। सबसे पहले इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि की योजना शुरू की। दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच का स्थान जो कि काफी उपजाऊ होता है, जैसे कि आप पंजाब में देखते हैं कि काफी सारे दोआब हैं, यानी कि 2 नदियों के बीच का एरिया जो कि काफी उपजाऊ होता है। तो वहां पर इसने कर में वृद्धि की योजना कर दी, क्योंकि इसने सोचा जो भी दोआब हैं वो काफी उपजाऊ होते हैं, इसीलिए इसने कर वृद्धि योजना कर दी दोआब पर। दूसरी इसकी योजना है राजधानी परिवर्तन की, वो आगे हम देखेंगे। तीसरी है प्रतीक मुद्रा की योजना। इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी, जैसे आज हम देखते हैं ना नोट वगैरह, सिक्के वगैरह, इसने उसी प्रकार प्रतीक मुद्रा की भी शुरुआत की थी। चौथा इसका अभियान था खुरासान अभियान, वो भी असफल रहा। 5वां अभियान था कराचील अभियान, ये भी असफल रहा। और छठा था कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। तो ये 6 प्रकार के महत्वपूर्ण योजनाएं हैं क्रम से, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं दोआब में कर वृद्धि योजना। तो मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है, क्योंकि वो काफी उपजाऊ होता है। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया, यानी कि सूखा पड़ गया, और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे। और उसी समय इसने ये योजना लागू कर दी कि अब आपसे और ज्यादा कर लिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया और किसानों का ये पहला विद्रोह था। तो किसानों के विद्रोह के कारण इसने क्या किया कि किसानों की भलाई के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। इस विभाग का क्या काम था कि किसानों को कम दरों पर ऋण दिया जाए, यानी कि किसानों की सहायता की जाए, उन्हें ऋण प्रदान किया जाए। ये किस विभाग का काम था? दीवाने अमीर कोही। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। तो उसके बाद इसकी अगली योजना देखते हैं, तो राजधानी परिवर्तन की योजना। तो इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसे अब दौलताबाद कहा जाता है, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। तो ये राजधानी को दक्षिण में ले गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीति के प्रभुत्व स्थापित करना। इसीलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दे दिया। परंतु जब इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, उसके बाद यह असफल रहा और प्रजा के विद्रोह के कारण दोबारा इसे दिल्ली वापस आना पड़ा, यानी कि इसे अपनी राजधानी दोबारा दिल्ली बनानी पड़ी। तो यह भी योजना इसकी असफल रही। उसके बाद देखते हैं सांकेतिक मुद्रा की योजना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। तो खिलजी वंश में हमने पढ़ा था ना, टंका और जीतल के बारे में, 2 मुद्राएं होती थी। तो इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर होता था। पर इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा। जैसा कि आप देखते हैं आरबीआई जो भी नोट बनाती है उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर होते हैं, जिसे हमें पता चल पाता है कि ये नोट असली है। हालांकि असली नोट की भी नकल कर ली जाती है, पर इतना आसान नहीं होता। उसमें आप देखते हैं ना कुछ सिक्योरिटी फीचर होते हैं। पर इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सिक्के चलवाए तो ऐसा कोई भी सिक्योरिटी फीचर नहीं रखा, जिस कारण क्या हुआ, घर घर में नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। और जब इसे समझ आया कि जो इसकी योजना है सिक्के चलाने की ये असफल रही, तब इसने क्या किया, ये आदेश दे दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है वो मेरे पास जमा करा दें और असली सिक्के, चांदी के सिक्के ले जाएं। तो देख रहे हैं आप कितना मूर्ख है। पहले इसने क्या किया, मुद्रा बिना सोचे समझे चलवा दी। उसके बाद जब इसे पता चला कि घर घर में नकली सिक्के बन रहे हैं, तो नकली सिक्कों को बाजार से वापस लेने के लिए इसने क्या कहा कि जिसके पास सिक्के हैं वो मेरे पास ले आए और असली सिक्के, चांदी के सिक्के ले जाए। तो इसका परिणाम क्या निकला, जिसने नकली सिक्के नहीं भी बनवाए थे ना असली सिक्कों के लिए, उसने भी नकली सिक्के बनवाने शुरू कर दिए। तो ये योजना भी इसकी असफल रही। इसकी अगली योजना थी खुरासान अभियान योजना। तो इस समय ईरान खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो रहा था, जिस कारण वहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी। और इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसने सोचा कि वहां पर अभी राजनीतिक अस्थिरता है, मैं वहां पर आक्रमण करके उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लूं। इसीलिए इसने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, यानी कि एडवांस में वेतन दे दिया। और उन्हें यह आदेश दे दिया कि किसी भी वक्त हम ईरान पर आक्रमण कर देंगे। परंतु पूरा 1 साल बीत गया, इसने आक्रमण नहीं किया और अंत में क्या हुआ, इसने खुरासान के शासक से संधि कर ली, जिस कारण इसके सैनिक बहुत ही नाराज हुए
क्योंकि उनको इसने आदेश दे दिया था कि हम कभी भी युद्ध कर सकते हैं, और बाद में उन्हें पता चला कि इसने तो खुरासान के शासकों से संधि कर ली है। तब इसने क्या किया, हम आगे देखते हैं। तो आगे कराची अभियान योजना। तो सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए इसने क्या किया कि जो भी सैनिक थे ना, उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराची अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर क्या हुआ कि अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ सैनिक आपसी विवाद के कारण ही आपस में ही लड़कर मर गए। और इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री है, इसने बताया है कि अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए। तो खुरासान की योजना भी इसकी पूरी तरह से असफल रही। उससे बचने के लिए इसने कराची अभियान योजना बनाई कि सैनिकों को क्या कर दिया, उनके विद्रोह से बचने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटियों पर भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका भी काफी नुकसान हुआ। इसने उनको वेतन भी दिया हुआ था और सैनिकों का भी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का असफल शासक था। और इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरक्को का यात्री कौन था, इब्न बतूता। और किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसने की, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की और बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। तो अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए कही गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। और इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने के बाद ही इसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि इससे पहले के शासकों ने लागू किए थे। तो इसने अपने पूर्व के शासकों के द्वारा लिए गए बहुत सारे निर्णयों को वापस ले लिया और इसने शरीयत के अनुसार शासन किया। और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं था उसे इसने बंद कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, वो हम आगे देख लेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक भी था। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो जजिया कर की बात आई है तो एक बार हम जजिया कर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जजिया कर से बहुत से प्रश्न बनते हैं। पहले भी मैंने आपको जजिया कर के बारे में पढ़ाया था, एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो देख लेते हैं। तो जजिया कर क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसने जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा था, यानी कि इनसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा। तो किनसे, बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से, विकलांगों से और ब्राह्मणों से, इन 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाएगा। परंतु फिरोज शाह तुगलक, अभी हम पढ़ रहे हैं ना फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, तो अकबर, मुगल साम्राज्य में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। परंतु उसके बाद औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में दोबारा जजिया कर को लागू कर दिया। यानी कि अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लागू कर दिया। परंतु जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो हमने पूरा जजिया कर का इतिहास पढ़ लिया कि किसने लागू किया, किसने बंद किया और किसने अंतिम रूप से बंद कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह था जजिया कर के बारे में। इससे बहुत से प्रश्न बने हैं कई बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। क्यों, इसके प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए। तो इसके लोक कल्याणकारी कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ऋण की समाप्ति। तो फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही इसने किसानों के ऋणों को माफ कर दिया और केवल 4 प्रकार के ही कर लगाए थे। कौन कौन से, पहला था खराज, जो कि लगान है। दूसरा है खुम्स, ये युद्ध में लूटे गए माल पर कर लगता था। तो जब भी इसकी सेना दूसरे साम्राज्य से लूटपाट करती थी ना, तो जो भी धन वो लूट कर लाती थी उसमें सुल्तान का हिस्सा होता था, जिसे खुम्स कहा जाता था। तीसरा था जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था। चौथा था जकात कर, जो कि मुसलमानों पर लगता था। तो इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान उन लोगों को देना पड़ता था जो कि मालदार लोग होते थे, यानी कि जिनके पास खूब सारा पैसा होता था, और उनसे पैसों को लेकर अपाहिज और असहाय लोगों पर खर्च किया जाता था। तो ये थे 4 प्रकार के कर, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन।
तो फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था कर दी। तो जो भी पहले कठोर दंड दिए जाते थे ना, जैसे कि मृत्यु दंड, उसे इसने हटाकर सामान्य दंड देने की व्यवस्था कर दी। इसीलिए इसे कल्याणकारी राजा कहा गया, क्योंकि इसने बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया। तीसरा है सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने यह आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र, दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि जो भी इसके सरकारी सेवक होते थे, जब वो बूढ़े हो जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके पुत्र या उनके दामाद या उनके दास को उनकी जगह पर सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त किया जाए। तो इसने सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला पॉइंट है कि नकद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। तो हमने खिलजी वंश में पढ़ा था ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो जागीर देने की व्यवस्था थी, यानी कि जो वेतन की जगह भूमि देने की व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया था और उसी व्यवस्था को इसने दोबारा लागू कर दिया। यानी कि इसने नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। तो इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था पुनः शुरू कर दी। उसके बाद आगे है मुद्रा में सुधार। तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला था शंशगनी, दूसरा था अध और तीसरा है विक। तो आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए, शंशगनी, अध और विक। तो शंशगनी क्या है? तो ये चांदी की मुद्रा थी। ये टंका के मूल्य के 1/6 थी। हमने पीछे पढ़ा था खिलजी वंश में 2 प्रकार की मुद्राएं थी, एक थी टंका और दूसरी थी जीतल। टंका चांदी की मुद्रा होती थी और जीतल तांबे की मुद्रा होती थी। तो इसने जो शंशगनी मुद्रा बनाई ना, इसका मूल्य टंका के मूल्य के 1/6 था, याद रखिएगा। दूसरा था अध, ये तांबे की मुद्रा थी और ये जीतल के मूल्य का 1/2 थी, यानी कि जीतल के मूल्य से आधा मूल्य था अध का। और तीसरी मुद्रा थी विक, ये भी तांबे की मुद्रा थी और इसका मूल्य तांबे के मूल्य का 1/4 था, यानी कि जीतल के मूल्य का 25% इसका मूल्य था विक का। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि 3 प्रकार की मुद्राएं थी, शंशगनी, अध और विक। इसका जो मूल्य है वो अगर आपको नहीं भी याद होगा तब भी चलेगा। ये तो मैंने बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, शंशगनी, अध और विक। उसके बाद आगे है नहरों का निर्माण। तो इसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया था और ये नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उन पर कर भी लगाया गया था, याद रखेगा। और इस कर को क्या कहा गया? हके शर्ब। क्या कहा गया? हके शर्ब। ये सिंचाई कर लिया जाता था जो कि उपज का 1/10वां हिस्सा होता था, ये सिंचाई कर था, इसे कहा गया हके शर्ब। उसके बाद अगला पॉइंट है दासों से प्रेम। तो ये सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसके पास 1,80,000 दास थे और इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने बंदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया था। क्या नाम था? दीवाने बंदगान। और प्रत्येक दास को 10 से 100 टंक का वार्षिक वेतन भी दिया जाता था। तो ये दास प्रेमी था और उनके लिए अलग विभाग इसने बनाया था, दीवाने बंदगान। उसके बाद आगे है शिफा खाना की व्यवस्था, यानी कि निशुल्क चिकित्सालय। इसने शिफा खाना की व्यवस्था भी की थी। इसने अनेकों निशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई थी और दार उल शफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए थे जो कि निशुल्क इलाज करते थे। इसीलिए इसे कल्याणकारी राजा कहा गया और दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। तो फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी, तो फतेह खां तो राजा नहीं बन पाएगा। उसके बाद बचा कौन? मोहम्मद खां। तो मोहम्मद खां को फिरोज शाह तुगलक के दासों ने राजधानी से ही भगा दिया। इस कारण फतेह खां का जो पुत्र था ना, तुगलक शाह द्वितीय, ये इसका उत्तराधिकारी बना। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कौन बना? उसके पुत्र मोहम्मद खां का पुत्र तुगलक शाह तृतीय। इसने 1388 से लेकर 1389 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। काफी कम समय तक इसने शासन किया क्योंकि एक अयोग्य शासक था। उसके बाद 1389 में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अबू बकर शाह ये दिल्ली का अगला सुल्तान बना। और अबू बकर शाह के बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने पर उनका इतना प्रभाव ना रहा। और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन बना? नसीरुद्दीन महमूद। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ये तुगलक वंश का अंतिम शासक बना। तो मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन बना? नसीरुद्दीन महमूद शाह। और ये भी इतना योग्य शासक नहीं था, इसीलिए इसकी दुर्दशा को देखकर ये व्यंग्य में कहा जाता था कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। तो एक प्रकार का ये व्यंग्य था। दिल्ली से पालम की दूरी काफी कम है, तो इसके समय जो तुगलक वंश का साम्राज्य था ना, वो काफी सिकुड़ गया था। इसीलिए कहा गया कि तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है, मतलब कि बहुत ही कम दूरी तक फैला हुआ है। एक प्रकार से इस पर व्यंग्य कहा गया कि तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। तो 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा दिल्ली का सुल्तान यानी कि नसीरुद्दीन महमूद शाह ये गुजरात भाग गया। तो पुना वजीर मल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर वापस गद्दी पर बैठाया। किसे? नसीरुद्दीन महमूद शाह को। और सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद क्या हुआ? तुगलक वंश का अंत हो गया। तो यहां पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था?
तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अमीर कोही, जिसे कृषि विभाग कहा गया, यह नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो अमीर कोही की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में करें। तो आपको पता है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? एक है जीतल और दूसरा है टंका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 2 और 4, जीतल और टंका। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो किसके लिए कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? तो किसकी मृत्यु महल गिरने से हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों ने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? तो इतिहासकारों ने बताइए किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जूना खां था? तो सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जूना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु दौलताबाद में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था।